नमस्कार। संडे स्पेशल के आज के एपिसोड में बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। अब चूंकि संडे स्पेशल के एक दो एपिसोड ही आएंगे और दिल्ली का चुनाव हो चुका होगा, तो इसलिए आज के एडिशन में मैंने ये सोचा कि दिल्ली चुनाव का एक संपूर्ण परिदृश्य नामांकन के बाद जो स्थिति है उसके हिसाब से आपके सामने रखा जाए। नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है और 1040 प्रत्याशी मैदान में हैं। कस्तूरबा नगर सीट से सबसे कम 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और नई दिल्ली सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब प्रत्याशी हैं इस बार, वहां से 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। और 29 प्रत्याशियों का नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में आना ये दर्शाता है कि बीजेपी ने इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए अपनी क्या पॉलिसी अपनाई है। प्रवेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतार दिया है, एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर दी गई है। और कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर जितने प्रत्याशी मैदान में उतर जाते हैं उतना ही मतदाता का मत जो है वो बिखर जाता है। यही वजह है कि प्रवेश वर्मा ने बयान देने शुरू कर दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार 20,000 सीट से कम हारने जा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल अरविंद केजरीवाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे पूरे दिल्ली के परिदृश्य के बारे में कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ जीत आ सकती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पिछले 10-12 साल का अगर इतिहास यहाँ देखें तो अब दिल्ली में 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं। 2013 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए, 2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का आमने सामने का मुकाबला हुआ। बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया लेकिन सीटें नहीं मिल पाई। पहले 3 ही मिली थी और पिछली बार 8 सीटें मिली थी। तो एक परिदृश्य थोड़ा सा आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि जो 5 फरवरी को यहाँ मतदान होने जा रहा है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो किसके मन में क्या चल रहा है और पुरानी जो यहाँ की ट्रेंड है वोटर्स की वो क्या बताती है। देखिए, इस समय अगर मैं कहूँ कि अगर किसी का कुछ दांव पर लगा हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा दांव पर लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के खिलाफ 3 चुनावों की एंटी इनकम्बेंसी है। 2013 में भी उनकी सरकार बनी थी कांग्रेस के सहयोग से, 2015 और 2020 3 चुनावों की एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी के पास यहाँ सबसे कम है खोने के लिए। जी, हकीकत बात है। बीजेपी 1998 से यहाँ पर सरकार में नहीं आई है। मुझे आज भी ध्यान है, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर बनी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने साल हो गए हैं, 25 साल से भी अधिक समय गुजर चुका है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता से दूर दूर रही। उसके बाद लगातार 3 बार शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रही। तो एक तरीके से एक दशक जो था, पूरा दशक से भी ज़्यादा का समय शीला दीक्षित के लिए रहा और उसके बाद जो दूसरा दशक आया फिर आम आदमी पार्टी का आ गया। तो बीजेपी के पास यहाँ खोने के लिए कुछ है नहीं। और अगर मैं चुनाव की बात करूँ तो जिस समय 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ये आंदोलन चला था, अन्ना हजारे वाला, और आम आदमी पार्टी बनकर सामने आई थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2013 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 32 सीटें अपने दम पर अकेले जीत ली थी। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं उतरी होती तो बीजेपी की सरकार 2013 में ही बन जाती। लेकिन यहाँ पर बहुमत के लिए आवश्यक था 36 सीटों का आंकड़ा। आम आदमी के पार्टी के पास 28 सीटें आई पहला ही चुनाव लड़ते हुए और कांग्रेस केवल 8 तक सिमट गई। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए इन 8 विधायकों का समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया और 28 + 8 मिलकर ये 36 का आंकड़ा इस तरह से बना था। और ये 36 का ही आंकड़ा था। विचारधारा बिल्कुल अलग। कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। शीला दीक्षित को तो 10 दिन के अंदर जेल भिजवाने की बात कहा करते थे और फिर कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर सरकार बनवा दी। केजरीवाल ने शीला दीक्षित को इसी नई दिल्ली सीट से, जहां प्रवेश वर्मा उनके सामने लड़ रहे हैं, 25,864 वोट से हराया था। और इस बार देखिए परिस्थिति कैसी बदली है। प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 20,000 वोटों से हार रहे हैं। 2015 का जो चुनाव था उसमें आप सब जानते ही हैं कि जब 2013 में इनकी सरकार जब बनी
वो 49 डेज़ के लिए सरकार बनी, फिर 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। नजीब जंग उस समय उपराज्यपाल एलजी हुआ करते थे। और फिर उसके बाद चुनाव हुआ था 12 जनवरी 2015 को, जिसमें प्रचंड बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। 70 में से 67 सीटें जीती और केवल 3 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी। रोहिणी वाली विजेंद्र गुप्ता की, जो लगातार जीतते आए हैं, विश्वास नगर की ओम प्रकाश शर्मा वाली, और मुस्तफ़ाबाद की जगदीश प्रधान की, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के। ये 3 सीटें केवल बीजेपी 2015 में जीत पाई थी। और 2015 के चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी का जो एक ड्रीम रन था वो अब तक जारी रहा है। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें भी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती। केवल 8 सीटें थी जो बीजेपी को मिली थी, और ये सीटें थी रोहिणी, बदरपुर, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, गांधीनगर, रोहतास नगर, गोंडा, करावल नगर। ये सीटें थी जो बीजेपी ने जीती थी। और इस चुनाव ने ये भी साबित कर दिया, बल्कि 2015 और 2020 दोनों चुनाव ने ये भी साबित कर दिया कि कांग्रेस अब दिल्ली में कोई बड़ी ताकत नहीं रह गई है। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव है, 2025 का जो चुनाव है, इसमें सीधा सीधा मुकाबला नज़र आ रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन देखिए, चुनाव के नतीजे को लेकर लोगों के मन में कितनी आशंकाएं हैं। बड़ी बड़ी चुनाव एजेंसी इस बार ओपिनियन पोल करने से डर गई। दिल्ली के चुनाव को लेकर कोई ओपिनियन पोल नहीं आया। ये बहुत एक दिलचस्प पहलू है। जून 2024 में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जिस तरीके से उसमें सर्वे एजेंसियां औंधे मुंह नीचे गिरी थी, उसके बाद स्पष्ट रूप से सर्वे एजेंसियों में घबराहट है कि भाई अगर हम आगे जाएंगे या कोई आउट ऑफ बॉक्स जाकर कोई रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे तो उसमें मुंह की खानी पड़ सकती है। और दिल्ली का चुनाव इसी प्रकार का चुनाव है। आज की तारीख में अगर आप आम आदमी पार्टी वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। आम जनता में भी अगर आप पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे तो कोई कहेगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई कहेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस फिर से उभर रही है। कितना उभर रही है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। और कांग्रेस कितना उभर रही है इसी पर निर्भर करता है आम आदमी पार्टी का फ्यूचर। कांग्रेस जितनी ताकत से लड़ेगी, जितनी सीटें जीतेगी, आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा और बीजेपी को इसका लाभ होने जा रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि आम आदमी पार्टी को 2020 से और 2025 के बीच में जो झटके लगे, इतने सारे भ्रष्टाचार के, घोटाले के, शराब घोटाला, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, संजय सिंह का, सत्येंद्र जैन का, मनीष सिसोदिया का, सबका जेल जाना, इसका कहीं ना कहीं तो जनता पर प्रभाव पड़ा है। जनता के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति एक शक का भाव तो जगा है। उनको ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अब वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जिसको 2013 में हमने वोट दिया था और जब इसके 28 विधायक जीत कर आए थे। ये आम आदमी पार्टी दूसरी जो पार्टियां हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, उन्हीं की तरह से राजनीति कर रही है। दल बदलुओं को भी ये टिकट दे रहे हैं, पैसे के बदले भी ये टिकट दे रहे हैं। तो जो सारी चीज़ें कॉमन रूप से चुनावों के समय राजनीति में होती हैं, वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नज़रिए से अगर देखूं तो बीजेपी काफ़ी हद तक दिल्ली में इस बार आश्वस्त नज़र आ रही है। क्यों आश्वस्त नज़र आ रही है? देखिए, नवंबर 2023 का आप याद कीजिए, 3 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सबको लग रहा था कि राजस्थान में तो सरकार आएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर कोई आश्वस्त नहीं था। शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे थे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा था तो कांग्रेस नीचे जा रही थी, बीजेपी को लग रहा था कि हमारा चांस बढ़िया है। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो बड़े बड़े एनालिस्ट ये कह रहे थे कि भूपेश बघेल की सरकार वापसी करने जा रही है। लेकिन हुआ क्या? शानदार जीत मिली छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को। वो अप्रत्याशित जीत थी। कुछ इसी तरह के समीकरण दिल्ली में भी बीजेपी के लोग महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की तरह एक जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है सरकार के खिलाफ, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिल सकता है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको। देखिए, कई बार क्या होता है, राजनीति में जो राजनीतिक दल हैं उनको इस बात का आभास हो जाता है कि इस बार नतीजे किधर हैं, रुझान किधर है, जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है।
अब देखिए उड़ीसा का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। लोकसभा चुनाव के साथ ही वहाँ पर चुनाव हो रहे थे। बीजू जनता दल जो वहाँ पर सरकार में थी लगभग 2 दशक से, वो ये चाहती थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ आ जाए, लेकिन इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान था। अगर बीजेपी समझौता कर लेती बीजू जनता दल के साथ तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी हो जाती। एक तरफ एनडीए बीजू जनता दल और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, तो कांग्रेस को वहाँ उठने का मौका मिल जाता। धर्मेंद्र प्रधान जो वहीं से सांसद भी हैं और वहाँ से आते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने साफ तौर से हाईकमान से कहा कि साहब ऐसा मत कीजिए, एंटी इनकम्बेंसी है नवीन पटनायक के खिलाफ, और उस नवीन पटनायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ हमको मिलने जा रहा है। अगर हम जनता के सामने बीजू जनता दल का विकल्प बनकर सामने आएंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारे समर्थन में मतदान करेगी, और वही हुआ। लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीटें जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा की, और शानदार बहुमत के साथ यहाँ पहली बार उन्होंने अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की। और देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे, लोकसभा चुनाव के बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हरियाणा का स्टेट का एक छोटा सा चुनाव इतना बड़ा नतीजा देकर जाएगा, कि जिससे पूरी बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ अभी दिल्ली में नज़र आ रहा है। वैसे आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी लगभग 16-17 दिन मतदान के लिए बचते हैं दिल्ली में। उससे पहले कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे घटनाक्रम होंगे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा, मोदी जी मैदान में उतरेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे, नई नई बातें चलेंगी, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाएगी। तो अभी भी 2-4-5% मतदाता जो है इधर का उधर हो सकता है, और अगर वो 2-4-5% मतदाता इधर का उधर कांग्रेस के समर्थन में हो जाता है या फिर बीजेपी के समर्थन में हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत दिक्कतें होने जा रही हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आज जो तारीख है 19 तारीख, तो 19 तारीख के हिसाब से अगर मैं आपके सामने अपना एक ओपिनियन रखने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से दिल्ली में इस समय 60-40 की समीकरण बन रही है, और 60-40 की समीकरण 60% बीजेपी की तरफ मुझे नज़र आ रही है और 40% आम आदमी पार्टी की तरफ नज़र आ रही है। लेकिन इसका असली दारोमदार इसी पर निर्भर करता है कि किस तरीके से, कितनी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में मैदान में उतरी है। कई अच्छे नाम मैदान में उतारे गए हैं, कई दिलचस्प टिकट दिए गए हैं। वो अगर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहते हैं और आम आदमी पार्टी के हिस्से की 4-5 सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर बीजेपी के चांस यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन अभी समय बाकी है, चुनाव आगे बढ़ेगा। हमारी नज़र लगातार दिल्ली के चुनाव पर बनी हुई है, और आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करें। और दिल्ली चुनाव को लेकर एक हमारी पूरी अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सैकड़ों के करीब वीडियो मिल जाएंगे, यहाँ तक कि 2020 के चुनाव के भी मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं वो भी उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।